किसी भी कार्य प्रतिष्ठान का सशक्त प्रतिबिंब होती हैं। उस प्रतिष्ठान में उनकी कार्य उपलब्धियां जो उस प्रतिष्ठान की पत्रिका में लेखकों की कृतियों द्वारा सजीव रूप धारण करती हैं। भाषा के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में पत्रिकाओं का एक विशेष और महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज इस शुभ अवसर पर हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पत्रिका एकाम्र के नवीन संस्करण के विमोचन पर हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे पत्रिका एकाम्र का विमोचन करें। आगे बढ़ाने हेतु सदस्य सचिव महोदया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित अपने गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही नराकाश कार्यालय व भुवनेश्वर की ओर से सभी सदस्य कार्यालयों के उपस्थित सभी कार्यालय अध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों और सभी राजभाषा से जुड़े सभी कार्मिकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की बैठक में हम सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं नराकाश का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। वर्तमान में हमारा नराकाश कार्यालय वन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भुवनेश्वर के केंद्रीय सरकार कार्यालयों का एक समिति है, जिसमें वर्तमान में 90 सदस्य हैं और इन्हीं सदस्यों के साथ मिलकर हम आपस में आपसी सहयोग, आपसी चर्चा से राजभाषा की प्रगति की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं, ताकि हम इसके ऊपर ठीक चर्चा कर सकें, समीक्षा कर सकें और अपने कार्य पर कमियों पर ध्यान दे सकें। और इसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि वर्तमान में संपर्क उप समिति के प्रयासों से इस बार पिछले बार की तुलना में 7 अधिक कार्यालयों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिस पर हम आगे समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा अवधि 1/4/2024 से 31/3/2025 तक 55% थी। वर्तमान में यह बढ़ाकर 60% कर दी गई है। समीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त 49 कार्यालयों में से क क्षेत्र में पत्राचार में 55% का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाने वाले कार्यालय 11 हैं। ख क्षेत्र में 5 कार्यालय जो है ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और ग क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले 11 हैं। इन सभी के बारे में मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगी कि पत्राचार का लक्ष्य क, ख, ग क्षेत्र में अलग अलग 55% प्राप्त किया जाना चाहिए और जिन भी कार्यालयों ने ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि इस दिशा में अवश्य कार्रवाई करें और आशा है कि आप इस लक्ष्य को भी पूरा करने में सफल होंगे। इन कार्यालयों की सूची है जिन्होंने ये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। वर्तमान में यह 60% है, पहले 55% था जिस समीक्षा अवधि का है। वर्तमान में ये 60% का है, तो ध्यान रखेंगे कि अभी हम 60% के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं ग क्षेत्र के कार्यालय होने के कारण। फाइलों दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन के लिए 30% का लक्ष्य निर्धारित था समीक्षा अवधि के दौरान ग क्षेत्र में के कार्यालय के लिए और रिपोर्ट भेजने वाले कार्यालयों में 49 कार्यालयों में से 6 कार्यालय ऐसे रहे हैं जिन्होंने हिंदी टिप्पण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। अतः सभी कार्यालयों द्वारा अनुरोध है कि अब फाइलों में जो टिप्पणी लिखी जाती है उसके संबंध में 30% का लक्ष्य जो था वो और अभी वर्तमान में यह लक्ष्य 35% का है। तो 35% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 35% का जो लक्ष्य है इसे प्राप्त करने के लिए अपने कार्रवाई करेंगे और इसमें सुधार लाना आवश्यक है। ये ऐसे बिंदु हैं जो हमेशा राजभाषा विभाग और किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति द्वारा गंभीरता से ली जाती है। तो ये ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय में अपने कार्मिकों के लिए हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। 49 कार्यालयों में से 41 कार्यालयों ने ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की हैं और 8 कार्यालय ऐसे हैं जिनसे यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि अपने कार्यालय में नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन करें और कार्मिकों को प्रोत्साहित करें। निरंतर नियमित कार्यशाला का एक प्रभाव आता है कि अपने कार्मिक जो है
उनके प्रयोग में आसानी होती है, उनकी कठिनाइयों को दूर करने से हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कार्यशाला आयोजन में अगर किसी को नराकास का सहयोग चाहिए तो इसके लिए नराकास हमेशा उपलब्ध है। अगर किन्हीं के भी कार्यालय में ऐसे आयोजन की आवश्यकता होती है तो वो नराकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राजभाषा नियमानुसार प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक है और इसके अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष होते हैं और उनके अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की जानी अनिवार्य है। और रिपोर्ट भेजने वाले 49 कार्यालयों में से 6 कार्यालय ऐसे रहे हैं जिनके यहाँ पे नियमित रूप से बैठकों का आयोजन नहीं हुआ है, तो और जिनके यहाँ पे राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित नहीं है, उनसे भी अनुरोध है कि सबसे पहले अपने यहाँ पे राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करा लें और साथ ही उनका नियमित बैठक होनी चाहिए जिस पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। इसके साथ ही तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजी भी जानी चाहिए, जिसके लिए कार्यालय कोड उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए पंजीकरण है। संबंधित राजभाषा अनुभाग के कर्मचारी राजभाषा से जुड़े जितने भी कार्मिक हैं इस पर ध्यान देंगे और जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए नराकास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। राजभाषा नियमानुसार राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय अध्यक्ष का होता है और नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का निर्णय भी राजभाषा अनुपालन में सहयोगी होता है, इसलिए नराकास की बैठकों में भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और उनकी अनुपस्थिति को संसदीय समिति द्वारा भी गंभीरता से लिया गया है। पिछली तिमाही में हमारे कुल कार्यालय प्रमुख जो उपस्थित थे उनकी संख्या 35 थी और अन्य अधिकारी 66 थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जितने कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त होती है उनके सभी के कार्यालय अध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख उपस्थित नहीं होते हैं। अनुरोध है रहेगा हमारा कि कृपया बैठकों में उपस्थित हो ताकि हम सामूहिक रूप में निर्णय ले सकें और हम राजभाषा के प्रगति की दिशा में निरंतर कार्य कर सकें। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है नराकास का अंशदान। नराकास सदस्य कार्यालयों को 31 कार्यालयों से 68,000 का रहा और बैंक से प्राप्त ब्याज 3,374 था। कुल प्राप्तियां 71,374 थी और पिछली छमाही बैठक पर कुल खर्च 49,951 था। नराकास उप समितियों की जो बैठक आयोजित की गई थी उन पर खर्च 6,505 यानी कुल खर्च 56,456 होने के बाद 27/11/2025 को अंतिम शेष 1,83,714 है और यही निधि पत्रिका के प्रकाशन में नराकास कार्यक्रमों के आयोजन में उपयोग की जाती है। नराकास अपने सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इसी सदस्य कार्यालयों के अंशदान पर निर्भर है। अतः अनुरोध है कि जिन भी सदस्य कार्यालयों ने ये राशि अभी तक जमा नहीं कराई है या जो अभी हमसे नए कार्यालय जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि जो वर्तमान वर्ष तक की राशि जो 2,000 रुपए है या सदस्यता राशि कृपया नराकास कार्यालय को भेजें और साथ ही जो प्रस्ताव था जिस पर सभी की सहमति थी कि 2026-27 से नराकास की अंशदान की राशि 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है, तो अब आगामी वित्त वर्ष में 5,000 की अंशदान राशि आप सभी हमसे भेजें। इसका अनुरोध रहेगा ताकि हम नराकास के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित कर सकें। आगामी छमाही बैठक तक की प्रस्तावित जो रूपरेखा है हमारे ताम्र पत्रिका का सफल प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही आगामी अंकों के लिए हम रचनाएं आमंत्रित करते हैं। ऐसा देखा गया है कि सभी सदस्य कार्यालय बहुत उत्साह से अपनी रचनाएं हमें भेजते हैं और इस बार भी हमारा अनुरोध रहेगा कि आप अपने कार्यालयों से अपनी रचनाएं हमें भेजें ताकि अगले अंक का भी हम प्रकाशन कर सकें। तो अगले तिमाही में हम रचनाएं आमंत्रित करेंगे आप सभी से। इसके साथ ही नराकास सदस्य कार्यालयों से एक छमाही प्रगति रिपोर्ट की भी अपेक्षा है, वो जिसके लिए पत्र भेजा जाएगा और आगामी छमाही बैठक में भी उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तो जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और जो भी सदस्य कार्यालय हैं सबसे अनुरोध है कि वो अपनी रिपोर्ट हमें भेजें ताकि उस पर समीक्षा की जा सके।
इसके साथ ही नराकास उप समितियों का बैठक का आयोजन भी होगा ताकि आगामी कार्यक्रमों का संचालन आयोजन हो सके। इसके साथ ही जो और भी अगर अपने स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करना चाहते हैं, जो हमारी अगला बिंदु है कार्यशाला या संगोष्ठी, यहाँ पे कई कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप नराकास के तत्वाधान में कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया नराकास कार्यालय से संपर्क करें। हम आप सभी के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं और ऐसा कोई भी प्रस्ताव हो तो कृपया नराकास अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क करें। अंशदान की राशि का भी अनुरोध वो 5,000 तक का रहेगा। ये हमारे कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा है। इसके साथ ही एक बिंदु जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, आप सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में कोई भी सुझाव, मार्गदर्शन हो तो कृपया हमें भेजें। नराकास अपने 90 कार्यालयों का एक परिवार है, इसमें आप सभी का सहयोग ही इन कार्यक्रमों को सफल बनाता है। इस संबंध में कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी सुझाव, कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए नराकास कार्यालय से संपर्क करें। इसके संबंध में ईमेल आईडी, फोन नंबर हमारा सारा आपके सामने है। अगर कोई भी किसी भी तरह की सहयोग की आवश्यकता हो, मार्गदर्शन देना चाहे, सुझाव देना चाहे तो सादर आमंत्रित है। और अनुरोध श्री चंद्र प्रकाश ओझा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी। यह कविता उनकी स्वरचित कविता है, तो मैं चंद्र प्रकाश ओझा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार। पीठासीन अधिकारी एवं सभी उपस्थित अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं चंद्र प्रकाश ओझा इस नराकास के कार्यक्रम के अंतर्गत एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता का शीर्षक है दामिनी की मुंह जुबानी। ये कविता जैसे इसके नाम से प्रतीत होता है, दामिनी के ऊपर आधारित है, जो हमारी महिलाओं की सुरक्षा के मूल आयामों पर बात करती है। तो कविता बेशक खिदमत है दामिनी की मुंह जुबानी। ना घर में हूं सुरक्षित मैं, ना घर में हूं सुरक्षित, ना महफूज हूं मैं बाहर। ना घर में हूं सुरक्षित, ना महफूज हूं मैं बाहर। ना घर में हूं सुरक्षित, ना महफूज हूं मैं बाहर। अरे कल तक तो जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी है दुष्कर। नौरात की पूजा करते हो तुम, नौरात की पूजा करते हो तुम, हर वक्त जलाई जाती हूं मैं। जिस कोख से पैदा हो तुम, उस कोख में घोटी जाती हूं मैं, उस कोख में घोटी जाती। घर थोड़ी हुई बड़ी, घर थोड़ी हुई बड़ी, जंजीर बांध दी जाती है। समाज के दायरों की तीर साध दी जाती है। क्या मैं पहनूं, कितना मैं पहनूं, क्या मैं पहनूं, कितना मैं पहनूं, मर्दों की नीयत से मापी जाती है। और कुछ इस तरह मेरे अरमानों की बलि दे दी जाती है, मेरे अरमानों की बलि दे दी जाती है। इस भरी सभा में, इस भरी सभा में बस चुनिंदा हूं मैं, इस भरी सभा में बस चुनिंदा हूं मैं। हर रात अग्नि परीक्षा पर फिर भी जिंदा हूं मैं, हर रात अग्नि परीक्षा फिर भी जिंदा हूं मैं। और फिर क्यों चंद ख्वाहिशों के लिए मुझे फिर रोना पड़ा उन जालिम गिद्धों के सामने, उन जालिम गिद्धों के सामने। मुझे क्यों दामिनी होना पड़ा, मुझे क्यों दामिनी होना पड़ा। सीता के सितम पर तो लंका जला दी जाती थी, सीता के सितम पर तो लंका जला दी जाती थी। द्रौपदी की दास्तां में कुरुवंश मिटाए जाते थे। तो क्या कलयुग की काली हूं मैं, तो क्या कलयुग की काली हूं मैं, जो मेरे जनाजों पर मोमबत्तियां जलाई जाती है, मेरे जनाजों पर मोमबत्तियां जलाई जाती है। और दुर्गा के शहर में दामिनी दफनाई जाती है, दामिनी दफनाई जाती है। संदेश है सभी माताओं, संदेश है सभी माताओं से, अब राम का इंतजार न करो सीते, अब राम का इंतजार न करो सीते। त्रेता के वो हसीन दिन बीते, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आंसुओं से नहीं, अंगारों से अपनी आंखें भरनी होगी, अंगारों से अपनी आंखें भरनी होगी। धन्यवाद। कार्यालय प्रमुख, केंद्रीय सरकारी कार्यालय से पधारे सभी हिंदी सेवियों को नमस्कार।
भारत एक बहुभाषी प्रदेश है। हम सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य अगर किसी भाषा ने किया है तो वो है राजभाषा। हिंदी से दूर होती हुई युवा पीढ़ी को आज राजभाषा हिंदी से जोड़ने का प्रयास कर रही है। समय समय पर हुए संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों से राजभाषा के कार्यों के प्रति गंभीर चेतना उत्पन्न हो चुकी है। हिंदी के प्रति विश्व भर में उत्कंठा और उल्लास है। आज राजभाषा संपूर्ण तकनीकी प्रयोग के साथ अपने पंख पसार रही है। नराकाश के द्वारा आयोजित इन बैठकों से हमें नगर में स्थित केंद्र सरकारी कार्यालयों से रूबरू होने का मौका मिलता है।